हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष के विषय शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे की इकाई 1 की क्लास नंबर 2। जी हाँ, इसकी ऑलरेडी एक क्लास हम ला चुके हैं, प्लेलिस्ट बनाई है, जाकर देख लो। और तो संज्ञान अधिगम बाल विकास विषय की ऑलरेडी 3 यूनिट चल रही है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, देख सकते हो। सारी वीडियोस ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखो ताकि कोई लाइव क्लास मिस ना करो। पहली बार देख रहे हो तो याद रखिए, किसी को शिकायत होगी कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो भाई ऑल पर रखो, सब्सक्राइब करते हुए प्लेलिस्ट चेक करो तो आप बराबर देख पाएंगे। और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं हमारे एमपीडीएड के एग्जाम के लिए आने वाला हमारा जो कोर्स है उसके लिए हमें चला रहे हैं। बात करेंगे हम इकाई 1 की, जिसमें हमारा क्लास नंबर 2 होने वाला है, जहां हम बात कर रहे हैं शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे इस विषय का। ये हमारी लाइव क्लास दूसरी है, पहली भी हम ला चुके हैं, जाकर देख लेना। हमारा जो इकाई है, इकाई 1, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा, बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, नाम है इसका समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी ऐसी शिक्षा, ऐसा एजुकेशन जिसमें सबको शामिल करेंगे। यानी जो बच्चा पढ़ने लिखने में होशियार होगा वो भी, जो मंदबुद्धि बालक होगा वो भी, जिसके मतलब सक्षम होगा, हाथ पर सही सलामत है वो भी, और जो थोड़ा सा असक्षम है वो भी, सब शामिल रहेंगे इसमें। सबको शामिल करके पढ़ाई लिखाई करवाना, यही समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। चलिए तो आगे बढ़े, बात करें इसके अंग विभाजन की। तो भाई इस पे कुल 22 अंक आवंटित है। याद रखना, इस पूरे विषय में सिर्फ 3 ही इकाइयां हैं, और ये पहली इकाई जो है वो 22 अंकों की है, 22 मार्क्स की है। बात करूं अगर इसके ब्लूप्रिंट की, तो कल मैंने इसको एक्सप्लेन किया था पहली क्लास में, आज फिर से एक बार कर दे रहा हूं। जो लोग नए आए होंगे ध्यान हो जाना चाहिए, और थोड़ा सा 2 मिनट का रिवाइज करने से अगर पूरा याद हो जाए, रट जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए, है ना। तो यहां से भाई 4 वस्तुनिष्ठ आते, याद रखिएगा, 4 एमसीक्यू आएंगे 4 नंबर के। यहां से अति लघुत्तर प्रश्न भाई 3 आते हैं, 2 नंबर के 3 प्रश्न, 2 है ना, वेरी शॉर्ट वाले, अति लघु उत्तरीय वाले। और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, 3 6। और एक निबंधात्मक यानी वेरी लॉन्ग वाला भी आता है भाई, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का 1, यानी 5 3 2 6, 6 5 11, और 2 मार्क्स के 3 यानी 6 11 और 6 भाई कितने हो गए, 17 17 और 4 21 22, है ना। तो ये हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो रहेगा 5 रहेगा, कल भी मैंने बताया था, यहाँ पर 5 एमसीक्यू आते हैं। यहाँ से कितने आते हैं, 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5 नंबर का, और ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी भाई ये 6 मार्क्स का, और ये हो जाएगा भाई 3 दूनी 6 मार्क्स का, और ये हो जाएगा 5 का। तो 6 6 12 12 और 10 22। तो इस प्रकार से कुल 22 अंकों की हमारी इकाई हो जाएगी। ये ब्लूप्रिंट बता दिया, तो ब्लूप्रिंट समझ गए होंगे। तो चलो आगे बढ़ते बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहले भी बता चुका हूं भाई कि हमने कोर्स लॉन्च किया है, संपूर्ण सत्र 2023-24 का कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स परचेस करोगे तो नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोडेड है, जाकर देख सकते हो, डिटेल में बताया गया है ऐप पर। कोर्स परचेस कर ले इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, क्लास के बाद देखना, अभी नहीं तो छोड़ छाड़ के चले मैसेज करने, बाद में करना क्लास के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। ये उनके लिए था जिन्होंने कोर्स परचेस नहीं किया है, जिनको पता है वो तो कर चुके हैं, पढ़ाई शुरू है। तो चलो देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व की। सबसे पहला ही हमारा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, और पीवाईक्यू भी है, याद रखिएगा। पीवाईक्यू है 2022, 2021, साथ ही साथ भाई 2019, और 19 में तो 2 बार पूछा था, मतलब नॉर्मल में भी, और जो द्वितीय चांस आया था, द्वितीय अवसर, उसमें भी पूछा था, यानी बहुत बार पूछा गया सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। चलो देखते हैं। तो सवाल पूछेगा आपको, समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है, बतलाइए। समावेशी शिक्षा क्यों पढ़ाते हैं, क्यों इतना करना है, या समावेशी शिक्षा का महत्व बतलाइए, क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि आवश्यकता और महत्व समावेशी शिक्षा का। ये हमारा सवाल हो गया। अब सवाल ऐसा पूछा है, और जवाब लिखने जाओगे तो मुंह उठा के मत लिख देना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। भाई थ्योरी लिखो, हर बार बोला हूं थ्योरी लिखो। क्या थ्योरी लिखोगे, सवाल का ही जवाब यहां पर उसी में से चुरा कर लिख दो कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, या समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व कुछ निम्नलिखित दिए गए हैं, या कुछ इस प्रकार से होते हैं। कुछ भी थ्योरी बनाओ, 1.5-2 लाइन की थ्योरी जरूर बनाओ। इससे फायदा क्या होगा कि 5 नंबर का हर 5 पॉइंट लिखोगे, और एक आध पॉइंट थोड़ा गलत भी हो गया तो मान लो भाई ये आपने एक पॉइंट के रूप में लिखा हुआ तो है ना, तो नंबर कटने से बच जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, चलो तो नंबर 1, सबसे पहला, शिक्षा की सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा जो है सर्वव्यापी हो, यानी सब तक पहुंचे, यानी अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंची जात नीची जात, जो भी बोला जाएगा, ऐसा कोई होता तो नहीं है ऊंची जात नीची जात, ऐसा कुछ यकीन नहीं होता, हमें करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जिनके दिमाग में समाज में भर रखा है कि हम अपर कास्ट हैं, हम लोअर कास्ट हैं, तो ये सब नहीं भाई। शिक्षा सबके लिए एक समान है, एक बराबर है, याद रखिएगा। और ये हो सके और अच्छे से लागू हो सके, इसके लिए ही समावेशी शिक्षा रखते हैं। तो कैसे, अब इसको समझाने जाऊं तो कैसे। समावेशी शिक्षा है मतलब इसमें सब लोग पढ़ेंगे, मतलब इसमें
अमीर के बच्चे का भी क्लास में एडमिशन होगा, गरीब के बच्चे का भी एडमिशन होगा। याद रखिए, ये कोचिंग क्लास नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल नहीं है। प्राइवेट स्कूल तो ऐसा करते हैं, चलो कोचिंग क्लास वाले तो जो भी फीस लाता है दे देते हैं, या कुछ बार्गेनिंग भी कर लेते हैं कोचिंग क्लास वाले, यानी कम पैसा भी कर देते हैं, किसी के फादर नहीं है कुछ नहीं है तो। लेकिन स्कूल वाले जितना फीस है उतना दो, कंप्यूटर फीस दो, गेमिंग फीस दो, ये फीस दो, वो फीस दो, और कराएंगे कुछ नहीं। और पढ़ाई पढ़ाई बाहर से कर लो ना। हम भाई हम आपके बच्चों को बैग देंगे, स्कूल देंगे, किताबें देंगे, आपके बच्चों को यूनिफॉर्म देंगे, आपके बच्चों को गेम्स, आपके बच्चों को कंप्यूटर, और पढ़ाई पूछेगा, पेरेंट्स पूछेंगे पढ़ाई कहां करेगा बच्चा, अरे उसके लिए कोचिंग लगा लेना। तो आज स्कूलों पे बड़ा जोक वायरल होता है कि पढ़ाई छोड़ के स्कूल में सब होता है, पढ़ाई के लिए अरे कोचिंग है ना, जब चले जाना। तो 90% 80% बच्चे कोचिंग जाते हैं आज। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, इस वजह से। तो कोचिंग को गाली देके या कोचिंग की बुराई करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई कोचिंग ने ही बच्चों का एजुकेशन संभाले रखा है। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ना होते तो बच्चों का एजुकेशन कौन संभालता, कौन संभाल पाता? सरकार के बस की है नहीं। सरकारी स्कूल का हाल किसी से छुपा नहीं है, और प्राइवेट वालों को अपना पैसा बनाने से मतलब है उनको, बस यही। तो जो पढ़ाई चला रहा है, बहुत बोलते हैं कोचिंग वाले ऐसे हैं, कोचिंग वाले वैसे हैं, भाई कोचिंग के दम पर ही एजुकेशन चला है। कोचिंग वाले नहीं होते तो कोरोना काल में आपको दिख गया कौन कितना पढ़ाई करवाया। कोचिंग के दम पर ही बच्चे पढ़ा लिखाई कर पाए, वरना कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता। प्राइवेट वाले, वो प्राइवेट स्कूल वाले ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे, और जो गवर्नमेंट वाले हैं वो तो हमारे पास मोबाइल ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, आराम से मजे किए हैं पूरा 6 महीने साल भर, खूब सारे ले लिए हैं गवर्नमेंट वाले। तो चलिए उसकी बहस बाद में करेंगे, किसी से छुपी नहीं है। लेकिन यहां पर भाई ध्यान दीजिए, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व में सबसे पहला कि शिक्षा जो है वो सर्वव्यापी है, यूनिवर्सलाइजेशन है, यानी पढ़ाई लिखाई सब करेंगे। दूसरा, संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। भाई संविधान में लिखा है, जिम्मेदारी दी गई है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है ना। तो भाई अगर आप सबको शामिल करोगे, सबको पढ़ाओगे, तो शिक्षा का अधिकार तो सबको मिला हुआ है ना। तो संविधान की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए भी शिक्षा, समावेशी शिक्षा कराना है। तीसरा कि राष्ट्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। भाई तुम अपने गांव के आधे बच्चों को पढ़ाओगे और आधे बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो तुम्हारे गांव का विकास कैसे होगा? तो तुम्हारे देश के जैसा जब तक सब लोग नहीं पढ़ेंगे, सबको शामिल करके नहीं पढ़ाओगे, यानी समावेशी शिक्षा नहीं कराओगे, तो पूरा देश कैसे डेवलप होगा? तो वही समावेशी शिक्षा तभी होगा जब सब लोग पढ़ेंगे, और सब लोग पढ़ेंगे तो अपने आप समावेशी शिक्षा होगा, अपने आप पूरा राष्ट्र डेवलप होगा, विकास होगा पूरे राष्ट्र का। अगला, चौथा, निर्धनता चक्र की समाप्ति, यानी जो पॉवर्टी की जो साइकिल है कि कोई गरीब व्यक्ति, जैसे मान लो कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा, तो उसको कौन सी नौकरी लगेगी? छोटी मोटी मजदूर की नौकरी। तो मजदूर के बच्चे क्या करेंगे? अब मजदूर है तो बच्चों को बड़े स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, बड़े स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, बड़ी कोचिंग नहीं लगा सकता, तो बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल पढ़ेंगे, तो वो भी कैसे रह जाएंगे? मजदूर या छोटी मोटी नौकरी करेंगे। यानी मजदूर गरीब तो उसके बच्चे भी गरीब, तो बच्चों के बच्चे गरीब तो बच्चों गरीब, यानी कि पूरी साइकिल चलेगी गरीबी की। ऐसा होता है। लेकिन एक व्यक्ति खानदान में अगर पढ़ लिया अच्छे से और बढ़िया नौकरी पे लग गया, तो भाई फिर वो खानदान का नक्शा बदल देता है, पॉवर्टी चेन टूट जाती है। सेम मेरे फैमिली में भी हमारे पिताजी जो थे, उन्होंने अच्छी नौकरी की, अब बहुत भी बड़ी नहीं, लेकिन अपने दम पर उन्होंने बहुत किया। पूरे खानदान में जो नहीं कोई पढ़ा था, उन्होंने अपने दम पर किया, और हमारी पूरे फैमिली को, खानदान को गरीबी चक्र से बाहर निकाला। पिताजी ने अपनी पढ़ाई छोड़ के, सेक्रीफाइस करके कंपनी में नौकरी की, और हम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा दिया। तो हमारे यहाँ का जो कह सकते हैं निर्धनता का जो चक्र है, गरीबी की जो साइकिल है, पॉवर्टी, वो हमारे पिताजी ने तोड़ी। तो आज मैं जो भी कुछ हूं, मेरा भाई जो कुछ भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये सब पिताजी के दम पे, क्योंकि उस जमाने में कोई भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा रहा था, और हमारे पिताजी ने कम खाना खाया, अपने शौक छोड़ दिए, कुछ नहीं किया, लेकिन हम बच्चों की फीस जरूर भरी, मेरे और मेरे भाई की। तो हमने अच्छी पढ़ाई लिखाई की, तो आज हमने अपने घर का, हमने भी फाइनेंशियल कंडीशन सुधार दिया, ठीक कर दिया, लेकिन शुरुआत पापा ने की है, सारा क्रेडिट उनको जाता है। तो निर्धनता चक्र से तभी समाप्ति होगी जब सबको एजुकेशन मिलेगा। अगर हम लोग भी नहीं पढ़े लिखे होते, पिताजी और मैं, तो कोई भाई हम लोग भी निर्धनता वाले चक्र में पिस रहे होते, हम भी गरीब, फिर हमारे आने वाली जनरेशन भी गरीब, है ना, ऐसा होता। पांचवा, शिक्षा का स्तर बढ़ाना, लेवल, इंप्रूव द एजुकेशन लेवल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो बढ़ाना। क्योंकि भाई सबको शामिल करोगे, सब पढ़ेंगे तो सब अच्छे से सीखेंगे, सब अच्छे से सीखेंगे तो सब काबिल बनेंगे, सब कामयाब होंगे, सब पूरा देश का विकास अच्छे से हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारे फायदे होंगे जब समावेशी शिक्षा होगी। तो ये सब समावेशी शिक्षा, इन सब के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। यानी समावेशी शिक्षा होगी तो ये आ जाएगा, या ये करोगे तो समावेशी शिक्षा की जरूरत है ना। तो आवश्यकता भी हो गई और महत्व भी हो गया, क्योंकि समावेशी शिक्षा नहीं होगा तो ये सब होगा ही नहीं, इससे बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसको देखते हैं। भारतीय कक्षाओं में असमानता। भाई हमारे क्लास में
इंडिया के जितने भी स्कूल हो गए, कोचिंग हो गए, और जो क्लास जो लगती है, उस क्लास में जो असमानता है, यानी कि जो इनइक्वालिटी है, यानी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो छात्र बैठते हैं क्लास में, अब ये जो भिन्नता है ये किसी भी चीज पे आप ले लो। अब हमारे यहाँ कक्षाओं में लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं, तो ये पहली असमानता हो गई, जेंडर वाला, है ना। दूसरी असमानता कि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पढ़ते हैं, धर्म की असमानता। हमारे यहाँ SC ST सब पढ़ते हैं, जाति की असमानता। हमारे यहाँ भाषा की असमानता, अलग अलग भाषा बोलने वाले भी साथ में पढ़ते हैं। फिर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अमीर गरीब सब एक साथ पढ़ते हैं, यानी यहां पर भाई कोई भी आर्थिक स्थिति की भी असमानता है। फिर हमारे यहां ऐसा नहीं कि एक क्लास में सिर्फ होशियार होशियार और एक क्लास में सिर्फ मंदबुद्धि बालक, नहीं, होशियार बच्चा भी उसी क्लास में, मंदबुद्धि बालक भी उसी क्लास में, और सेम सबको सेम टीचर ही पढ़ाता है। ऐसा नहीं कि होशियार को पढ़ाने के लिए और होशियार टीचर रख लिया और मंदबुद्धि बालक को पढ़ाने के लिए और थोड़ा कमजोर टीचर रख लिया, नहीं, ऐसा नहीं है, सबको बराबर रहेगा। तो हमारे यहाँ जो असमानता है वो हर प्रकार की देखने मिलेगी, लेकिन हम फिर भी उन सबको शामिल करके पढ़ाते हैं, यानी हम समावेशी शिक्षा करते हैं। नंबर 1, अब यहां बताया है तो सीधा थ्योरी मैंने यहां लिखा है, पर तुम भी मुंह उठा के सीधा थ्योरी मत लिख देना। भारतीय कक्षाओं में असमानता, भारतीय कक्षाओं में निम्न प्रकार की असमानता देखने को मिलती है ना, तो ऐसा थ्योरी लिखेंगे और फिर लिखेंगे। नंबर 1, वर्तमान पाठ्यक्रम बहुत संकुचित है। सबसे पहला हमारा जो सिलेबस है, अभी का जो करिकुलम, जो सिलेबस है, हमारा पाठ्यक्रम जो बहुत संकुचित है। संकुचित है इस मतलब बहुत छोटी सोच का है, यानी ये व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ डिग्री वाला नॉलेज देता है, किताबी नॉलेज देता है, दुनियादारी की समझ नहीं मिलती इससे, है ना। किताब तो सब पढ़ लेते हैं, सब लोग भाई डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, पर नौकरी सबको नहीं मिल रही। यानी किताब ज्ञान तो दे रहा है, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है ये सिखा ही नहीं रहा है। तो हमारा पाठ्यक्रम बहुत संकुचित है। ठीक। दूसरा, यह अधिक सैद्धांतिक एवं पुस्तिक है, यानी कि ये सिद्धांतों पे काम करना ज्यादा है, किताब वाला नॉलेज ज्यादा है, इसमें सैद्धांतिक ज्यादा है, पुस्तकीय है। यानी अगर इसको असल जिंदगी में लागू करने जाओ तो लागू ही नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, और इससे फायदा ही नहीं मिलता। बच्चा जिंदगी भर बीज गणित पढ़ रहा है, अलजेब्रा पढ़ रहा है, त्रिकोणमिति पढ़ रहा है, लेकिन इसको कहां शामिल करना है उसको आता ही नहीं है, कहां उसको इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। तो हमारा नॉलेज हमारी जिंदगी में काम आने वाला कम है, जबकि किताब में पढ़ने के लिए, सवाल परीक्षा पास करने के लिए ज्यादा है। ठीक। तीसरा, महत्वपूर्ण एवं सार्थक अंतर वस्तुओं के अभाव के बाद भी यह बोझिल है ना। यानी कि हमारी जो शिक्षा है उसमें सार्थक अंतर वस्तु, यानी कि जो बहुत सी चीजें जरूरी होती हैं वो सब है। यानी खेल खेल में भी पढ़ाया जाता है, खेल भी है, अब मिड डे मील दोपहर का खाना भी मिलता है, गणवेश भी मिलता है, यूनिफॉर्म भी मिलते हैं, बच्चों को और भी कई साधन मिलते हैं, बहुत सारे दूसरे विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी शिक्षा बोझिल है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को ऑप्शन दिया जाए कि बेटा तुम्हारे पास ऑप्शन है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो, कोई तुमको कुछ नहीं डांटेगा, तो बच्चे 90% बच्चे बता रहा हूं तुरंत पढ़ाई छोड़ देंगे, तुरंत पढ़ाई छोड़ देंगे, नहीं पढ़ना, ऑप्शन मिल गया है, कोई नहीं डांट रहा है, छोड़ देंगे। तो पढ़ाई को बोझ बना दिया गया, मतलब मजबूरी में करना पड़ रहा है। बहुत रेयरली कम बच्चे होंगे जो मजे से पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारी शिक्षा जो है बोझिल हो चुकी है। चौथा, इसमें व्यक्तित्व के पूर्व विकास के व्यवहारिक एवं अन्य क्रियाओं का पर्याप्त समावेश नहीं किया गया। यानी इसमें जो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के पूर्व विकास के व्यवहारिक एवं अन्य क्रियाओं, यानी बच्चा कैसा बोलना चाहिए, कैसा उठना बैठना चाहिए, और बड़े होने के बाद उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, नौकरी हासिल करने के लिए किस प्रकार का व्यवहार रखना होता है, या फिर समाज में रहने के लिए अच्छा समाजीकरण कैसे हो, ये सारी चीजें इसमें शामिल ही नहीं है। हमारी किताब में बस ऐसी चीजें हैं जिनसे ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल कहां से होगा, व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलेगा आपको, खाली पुस्तकीय ज्ञान मिलेगा, सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान मिलेगा, व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक। पांचवा, इससे किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनकी क्षमताओं का उपयोग नहीं हो पाता। याद रखिएगा, जैसे कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन बताओ मुझे 5वीं 6वीं के बाद ड्राइंग को कौन सीरियसली पढ़ाता हमारे स्कूलों में? कौन ड्राइंग सब्जेक्ट को एकदम सीरियसली एग्जाम होती है उसकी, ड्राइंग का एक बढ़िया सा टीचर कौन हायर करता है? किसी स्कूल में नहीं मिलेगा आपको। कौन सी कोचिंग चल रही है, कोचिंग सेंटर जहां पे ड्राइंग सिखाई जा रही है बहुत अच्छे से, ईमानदारी से बता दो, एक भी कोचिंग नहीं मिलेगी। लेकिन किसी बच्चे के अंदर पेंटिंग की टैलेंट है, पेंटिंग करना, उसको कौन सिखा रहा है? कोई नहीं। तो यही हमारे स्कूल का दिक्कत है, यही हमारी शिक्षा व्यवस्था की दिक्कत है कि हर बच्चे के अंदर सिर्फ गणित करने का स्किल थोड़ी होता है, सिर्फ विज्ञान का स्किल थोड़ी होता है। भाई कोई बच्चा होगा जिसको भाषण देने में बड़ा मजा आता होगा, कोई बच्चा होगा जिसको कविताएं लिखने में बड़ा मजा आता होगा, कहानी लिखने में, पर कहानी लिखने की एग्जाम कहां होती है, कविता लिखने की एग्जाम कहां होती है, बच्चे को म्यूजिक सिखाने की एग्जाम कहां होती है? तो ये दिक्कतें हैं। यानी हर बच्चे के अंदर अलग अलग टैलेंट है, लेकिन किताब बनी है सिर्फ एक आध तरह के बच्चों को टैलेंट को निखारने के लिए। यानी अगर आपके अंदर वैसा टैलेंट है तो भाई बनो, नहीं तो ये किताब आपके काम की नहीं है, देते रहो जबरदस्ती, है ना। कोई क्लास में बच्चा मैथ में एक्सपर्ट है, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो गाने बजाने में बड़ा एक्सपर्ट हूं, म्यूजिक में बड़ा एक्सपर्ट हूं, तो मुझे एकदम बेवकूफ समझेगा क्लास में। क्यों? अरे ये तो मार्क्स बहुत कम लाता है गणित में। अरे भाई उसका गणित में टैलेंट है, मेरा म्यूजिक में टैलेंट है, तो मैं बेवकूफ कैसे हो गया?
हर व्यक्ति का अपना टैलेंट अलग अलग होता है, पर हमारे शिक्षक, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी सरकार हमको सिर्फ एक ही बेस पे जज करते, कितना परसेंट बना। अरे भाई नहीं है पढ़ाई लिखाई जमता, लेकिन हमको क्रिकेट बहुत अच्छा खेलना आता है ना, तो हमें वो चाहिए ना, हम वो टैलेंट दिखाओ हमको, हमारे लिए वो किताब बनाओ जो हम जिसमें हम एक्सपर्ट हो। बंदर को बोलेगे चल तू भी तैर, मछली को बोलेगे तू भी तैर, देखते कौन फर्स्ट आता है। अरे ये क्या मतलब, ये कौन सा कंपटीशन हुआ भाई? बंदर को बोल रहे कि भाई तू भी तैर और मछली को बोल रहे तू भी तैर, देखते हैं कैसे होगा। अरे दोनों में अलग अलग टैलेंट है। मछली को बोलो पेड़ पे चढ़ और बंदर को बोलो पेड़ पे चढ़, तब कौन फट से चढ़ जाएगा? फट से बंदर चढ़ जाएगा। तो अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, पर यहां है ही नहीं। ठीक है, यही हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमी है सबसे बड़ी। क्लियर? तो ये सब हमारे भारतीय कक्षाओं में असमानता देखने मिलती है। अगला टॉपिक कि भारतीय शिक्षा में असमानता निवारण के उपाय। चलो ये तो बात कर ली, बहुत बुराई बुराई बोल दिया सर आपने, बड़ा बोल रहे हो कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो जो होता है उसको दूर कैसे करेंगे? यानी जो हमारी कक्षाओं में असमानता है, जो डिफरेंसेस हैं, जो गड़बड़ियां हमारी क्लासेस में कि ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उन असमानताओं को दूर करने के उपाय क्या है? उस असमानता निवारण के क्या हमारे पास तरीके हैं, कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं? तो असमानता निवारण के उपाय यानी कि सजेशन फॉर रिमूवल ऑफ डिसिमिलैरिटी। सजेशन फॉर रिमूवल ऑफ डिसिमिलैरिटी। डिसिमिलैरिटी मतलब असमानता, रिमूव मतलब निकालना, सजेशन मतलब भाई हम कह सकते हैं एक तरह से सजेशन करना, यानी कि कुछ बताना, सजेस्ट करना, कुछ विचार देना। तो हमारे पास सजेशन देख लो। नंबर 1, संपूर्ण देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। पूरे देश में एक जैसा सिलेबस हो। एमपी के बच्चे कुछ और पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र के बच्चे कुछ और पढ़ रहे हैं। चलो इससे एक किस्सा ध्यान में आया है, किस्सा सुनाता हूं आपको। जब मैं वैसे एमपी बॉर्डर पर रहता हूं, तो महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, महाराष्ट्र में पढ़ने। तो महाराष्ट्र में क्या होता है, 11वीं 12वीं को वो स्कूल नहीं बोलते, महाराष्ट्र वाले 11वीं 12वीं को जूनियर कॉलेज बोलते हैं, और उनको 11वीं 12वीं में ही आईटी सब्जेक्ट, इंटरनेशनल क्या है उसको, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वाला एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है 11वीं 12वीं में। और मैं पढ़ा था भाई स्टेट बोर्ड से इंग्लिश मीडियम, और एमपी में 11वीं 12वीं होता है, उसको जूनियर कॉलेज नहीं बोलते। तो जब मैं कॉलेज में गया 12वीं के बाद, तो वहां पर जो बच्चे आए हैं वो कंप्यूटर के बारे में अच्छा खासा जानते हैं, बहुत सारी जानकारी उनको पता है 11वीं 12वीं में। मैं सोचता था ये इतने होशियार लोग हैं, हम इतने बेवकूफ हैं। वो एमपी को एमपी ढेम्पी बोलते थे कि एमपी वाले ढेम्पी, क्योंकि एमपी वाले एजुकेशन के मामले में महाराष्ट्र वालों से बहुत पीछे थे, बहुत। मैं खुद महसूस कर पाता था कि भाई ये सब कुछ जानते हैं जो कॉलेज में पढ़ा रहे। मैंने पूछा अपने रूममेट से, तो बोलता है कि हमको तो 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट था। मैंने कहा हमको तो ये सब्जेक्ट नहीं था, हमको तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश खत्म। उनको भाई कंप्यूटर भी था, उनको फिजिकल एजुकेशन भी था, ये सब्जेक्ट उनको थे, हमको नहीं रहते। तो भाई उनको समझ में आया क्यों महाराष्ट्र का एजुकेशन आगे है। और वो लोग भाई, अब वो भी उसी क्लास में बैठ रहे हैं, मैं भी उसी क्लास में बैठ रहा हूं, तो वो तो कोई सवाल टीचर पूछता हो फटाफट टप टप जवाब देते, और हम नहीं दे पाते। एमपी वाले हम मुंह ताकते रह जाते, उनका सिलेबस अलग, हमारा सिलेबस अलग, हम दोनों को अलग अलग पढ़ाए और बोल रहे कि एक क्लास में बैठकर पढ़ो, अब जवाब दो। ये गलत हो गया ना। तो पूरे देश में सबका सिलेबस एक जैसा होना चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम की रूपरेखा को ध्यान में रखकर उसका पूर्ण नियोजन होना चाहिए। यानी सिलेबस का पूरा स्ट्रक्चर देख लो और पहले से डिसाइड कर लो, इतने महीने में सिलेबस हो जाना चाहिए, इतने महीने में ये पढ़ाना है, पढ़ाई करने के बाद इतना रिवीजन होना चाहिए, इतना खेलकूद होना चाहिए, पहले से फिक्स होना चाहिए बढ़िया से एकदम। तीसरा, संपूर्ण देश में एक समान पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए रूपरेखा के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कराया जाए। यानी ऐसी किताब भी बनाओ जिसमें सिलेबस सेम हो, जैसे एनसीईआरटी किताबें आती होती है, आप सबने देखा होगा। पूरे भारत भर में जब सीबीएसई की एग्जाम होती है, सीबीएसई का इतना वैल्यू की है, सीबीएसई को भाई इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिलता है? क्यों? क्योंकि सीबीएसई पूरे देश भर की परीक्षा है, सीबीएसई में सबकी किताबें सेम होती हैं, पूरे देश भर में एक जैसा क्वेश्चन पेपर आता है, एक जैसी परीक्षाएं होती है, एक साथ रिजल्ट आता है, इसलिए सीबीएसई की वैल्यू है। इसलिए सीबीएसई का बच्चा को देखो, उसका लेवल भी थोड़ा सा रहता है हाई स्टेट बोर्ड वालों से, है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक। चौथा, पाठ्यक्रम के एकीकरण के रूप में शिक्षकों में मैत्रिज्य होना आवश्यक है। यानी जब सिलेबस बनेगा तो स्टूडेंट से पूछ के बनाना, टीचर से पूछ के बनाना चाहिए। देखो, अगर कोई किताब बन रही है, सिलेबस बन रहा है, कितने उसमें इकाइयां रहेंगी, ये सब कौन बताएगा? नेता बताएगा। नेता ज्यादा अच्छा से जानता है कि मैं ज्यादा अच्छे से जानता हूं। भाई पढ़ना किसको है? स्टूडेंट को। पढ़ाना किसको? टीचर को। लेकिन किताब कौन डिसाइड कर रहा है? नेता। अरे ये क्या हो गया? मतलब जिसको पढ़ना भी नहीं है, जिसको पढ़ाना भी नहीं है, वो नालायक डिसाइड कर रहा है कि हमारा सिलेबस क्या होगा। तो ये गलत है। कभी भी सिलेबस बनाओ तो छात्रों और शिक्षक से पूछो, क्योंकि भाई पढ़ना पढ़ाना इन दोनों को ही है, इनको ज्यादा अच्छा समझता है ना। तो पाठ्यक्रम में सभी टीचर का, शिक्षकों का एक मत होना चाहिए। सभी शिक्षाविदों तथा उच्च शिक्षा स्थान प्रशासकों में निकट का संपर्क होना चाहिए। यानी जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस के टीचर प्रोफेसर होंगे, उन सब से बातचीत होनी चाहिए, सबकी मीटिंग होनी चाहिए, और सब एक जैसा डिसाइड करना चाहिए कि हाँ ऐसा काम होना चाहिए। यह ध्यान रखेंगे।
पांचवा, शिक्षक संगठनों का भी पाठ्यक्रम एक रूपता लाने में सहयोग देना चाहिए। यानी शिक्षकों के जो संगठन होंगे, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, सारे प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स का एसोसिएशन, सारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स का एसोसिएशन, ये जो सारी एसोसिएशंस होंगे, ये सारी जो संघ होंगे शिक्षकों के, ये सारे लोग मिलकर काम करना चाहिए कि हाँ भाई हम सब एक जैसे सिलेबस के लिए काम करते हैं, सरकार से ये डिमांड करते हैं, ऐसा सिलेबस बनवाते हैं, ऐसा पाठ्यक्रम बनवाते हैं ताकि सबको पढ़ाने में आसानी हो और तो और बच्चों को पढ़ने में बहुत आसानी हो। क्लियर, समझ में आ गया क्या बात हो रही है? ओके, चलिए तो अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है भाई समावेशी शिक्षा में शिक्षक के दायित्व। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जब चलेगा, जब समावेशी शिक्षा करेंगे तो आपका और मेरा यानी हम जैसे टीचर्स का क्या जिम्मेदारी होगा भाई, हम टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है समावेशी शिक्षा में। ठीक है, तो देखो नंबर 1, कार्यक्रम का नियोजन एवं विकास करना। ठीक है, पहला जो भी आप पाठ्यक्रम पढ़ाने जा रहे हो, जो भी काम करने जा रहे हो अपने क्लास में, तो पहले उसका नियोजन प्लानिंग कर लो और उसको बना लो अच्छे से कि आज क्या पढ़ाना है। नहीं तो आज क्लास में गए और क्लास में जाने के बाद किताब खोल के क्या पढ़ाएं, सर खुजा रहे। नहीं, पहले से तैयारी करके जाओ घर से कि आज ये पढ़ाना है, आज इतना पढ़ाना है, फिर देखो क्लास में कितना मजा आएगा पढ़ाने में, बच्चों को भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। कार्यक्रम का क्रियान्वयन, यानी सही ढंग से जो आप पढ़ा रहे हो वो सही ढंग से पढ़ाओ, उसका जो क्रियान्वयन होना चाहिए वो सही ढंग से होना चाहिए, मतलब जो प्रोसेस चल रही है पढ़ाई की वो सही डायरेक्शन में चले। तीसरा, मूल्यांकन एवं परिपक्व, यानी कि हम सही ढंग से मूल्यांकन करें, यानी बराबर बीच में टेस्ट लेते रहें, बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है ये भी हमें पता होते रहना चाहिए, है ना। सरकारी स्कूलों में कितनी ही क्लास टेस्ट होती होगी, आप खुद ही बताइए ना, कितनी बार टीचर खुद से टेस्ट लेके क्लास टेस्ट करते होंगे? नहीं, सरकार का जब आदेश आता है छमाही परीक्षा, तिमाही परीक्षा, तभी होता है, बीच बीच में कोई टेस्ट नहीं होता। जबकि प्राइवेट स्कूलों में आप जाकर देखो, बीच बीच में वो लोग खूब अच्छा खासा टेस्ट करवाते हैं, तो बच्चा साल भर पढ़ते रहता है, सिर्फ परीक्षा के टाइम नहीं पढ़ता। ठीक, कार्यक्रम का प्रबोधन, मॉनिटरिंग, जो भी काम हो रहा है, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं है, बच्चे कितने नंबर ला रहे हैं, प्रगति हो रही कि नहीं हो रही है, ये सब का देखभाल करें, सबको मॉनिटर करें, है ना, ये भी टीचर की जिम्मेदारी होती है। संचार एवं संपर्क, बातचीत बनाए रखें, बच्चों से बीच बीच में बात करते रहें, उनके अभिभावक माता पिता से मिलते रहें, पेरेंट टीचर मीटिंग होती रहे, पूरी जानकारी लेते रहे उनकी पढ़ाई वढ़ाई का, ये सब भी होते रहना चाहिए। प्रत्यक्ष शिक्षण, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, सामने बैठ के सिखाओ। ऐसा नहीं बच्चों कल 10 सवाल होमवर्क करके आ जाना, मैंने एक बता दिया, नहीं भाई आप 10 के 10 किससे नहीं बना, 10 में से 5वां किसको नहीं बना बताओ, 5वां किसको नहीं बना, 6वां किसको नहीं बना, 6वां किसको नहीं बना, ऐसा करके दिखाओ, क्लास में एक एक बनाओ, उनके सामने उनके सवाल हल करवाओ। नहीं तो घर पे गया कोई बच्चा दूसरी किताब मांग के पूरा छाप लिया, लिख लिया और आपने होमवर्क चेक किया, किया, गुड, बैठ जा, आपको पता ही नहीं चला कि उसने अपने मन से बनाया कि दूसरे से बनाया, उसने सीखा कि नहीं सीखा। तो इसलिए ईमानदारी से हमें क्या करना है, प्रत्यक्ष शिक्षा देनी है, अपने सामने सिखवाना है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जिससे पता चलेगा बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारे भाई आज के सारे टॉपिक्स, ये हो गया हमारा समावेशी शिक्षा में जेंडर मुद्दे की इकाई 1 का लाइव क्लास नंबर 2। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, मिलेंगे कल ठीक फिर इसी समय पर और तीसरी क्लास लेकर आएंगे। उससे पहले कि बता दूं कि भाई कोर्स जरूर परचेस करें, जिन्होंने कोर्स परचेस ना किया हो कोर्स परचेस कर लो, नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिए गए नंबर पर मैसेज करो, कोर्स परचेस करो, अपनी तैयारी को 100% बूस्ट अप दो और परीक्षा में अच्छे प्रतिशत भी बनाओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, क्लासमेट, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दे ताकि कोई वीडियो मिस ना करो। और प्लेलिस्ट चेक करोगे तो सारी प्रीवियस क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, संज्ञान अधिगम बाल विकास की और दूसरे विषयों की सब मिल जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।